आज बात सिर्फ बिहार की होगी क्योंकि पूरे देश में सिर्फ बिहार की ही चर्चा है, जहां एनडीए ने गर्दा उड़ा दिया है, गमछा लहरा दिया है। नमो नीतीश की सुपरहिट जोड़ी ने बिहार में एनडीए को सुपर डुपर बम्पर जीत दिला दी है। 2/3 तो बहुत छोटी चीज हो गई, 3/4 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए सत्ता में लौट आया है। 2010 की ऐतिहासिक जीत के लगभग बराबर है ये जीत। बाल दिवस पर लालू यादव के बेटे तेजस्वी और चाचा नेहरू के परनाती राहुल गांधी नमो नीतीश के आगे बुरी तरह से फेल हो गए। महागठबंधन को अब तक की सबसे शर्मनाक हार से बचा नहीं पाए। सीएम उम्मीदवार तेजस्वी ने अपनी सीट ही जैसे तैसे करके किसी तरह से बचा ली है। जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगी। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। इधर चला पे उधर चला, जाने कहां पे किधर चला, अरे अरे फिसल गया। बिहार में नवंबर में कोई मुख्यमंत्री बन जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर बन जाए तो आप हमको पकड़िएगा, हम अपना अभियान वापस ले लेंगे। लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है, इसलिए हम लोग की चिंता नहीं करते। एक बात तय है, जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी, ये मेरा कहना है। तुम तो आसमान पे उड़ रहे हो, तुम जमीन पे कहाँ आओगे? आओगे तुम जमीन पे इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल की जनता तुम्हें जमीन पर सुलाएगी इंशाअल्लाह ताला। जब एनडीए सरकार का शपथ समारोह होगा ना, उसमें भी आना है। ये शपथ समारोह तो विकसित बिहार बनाने का शिलान्यास है। बिहार का नतीजा आते ही प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल का इलेक्शन मीटर डाउन कर दिया है। बिहार की जीत के जश्न के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बिहार की जीत ने पश्चिम बंगाल में जीत का रास्ता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार से ही गंगा बंगाल की ओर जाती है। पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई के महीने में 2026 में यानी कि अगले साल होने हैं चुनाव। मैं अपने बिहार के लोगों के शब्दों में ही कहूं तो आज नरेंद्र मोदी और नीतीश ने मिलकर बिहार में गर्दा उड़ा दिया है, गमछा लहरा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को इस चुनाव में तेजस्वी बार बार बाहरी बता रहे थे। आज बाहरी ने बिहार पर एनडीए का गमछा डाल दिया। दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 22 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार के साथ खड़े होकर औंटा सिमरिया पुल पर गमछा लहराया था उद्घाटन के समय, तो महागठबंधन उनका मजाक उड़ा रहा था। और आज की तस्वीर भी देखिए, इसी गमछे की हवा में महागठबंधन को उड़ाकर पीएम मोदी आज दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पहुंचे और गमछा लहराकर मैसेज दिया कि बिहार के लिए बाहरी नहीं बल्कि उनके अपने हैं। मैसेज देने में प्रधानमंत्री की मास्टरी है। इस जश्न में पूरा बिहार जोड़ लिया, गमछा लहराया, गर्दा उड़ाने की बात कही। उनके गमछे पर मिथिलांचल की कलाकारी थी, उस पर मछली भी बनी हुई थी। प्रधानमंत्री को माला भी आज मखानों की ही पहनाई गई। गमछा लहराना आपने देख लिया। आप देखिए और सुनिए कि बिहार में गर्दा उड़ाने के बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने इस जनादेश का क्या अर्थ बताया और महागठबंधन की क्या क्या बड़ी गलतियां गिनाई। मोदी 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 मोदी। जय छठी मैया, जय छठी मैया। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है।
मैं कहूंगा वापस नहीं आएगी खट्टा सरकार। आज बिहार के घर घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है और मुझे खुशी हुई कि यहां भी मखाना की खीर सबको खिलाई गई है। बिहार में जब जंगल राज था, मतपेटियां लूटी जाती थी, आज वही बिहार रिकॉर्ड मतदान कर रहा है। छठ पूजा को ड्रामा कह सकते हैं, वो बिहार की परंपरा का कितना सम्मान करते होंगे। आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। आरजेडी को सांप सूंघा हुआ है। बहुत जल्द दोनों का झगड़ा अब खुलकर सामने आने वाला है। अब आज की इस विजय ने भाजपा कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल में भी नई ऊर्जा से भर दिया है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। गर्दा उड़ गया और मखाने की माला पहनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी गई। अब आपको बिहार चुनाव नतीजों में दोनों महागठबंधन और पार्टियों की परफॉर्मेंस पर रिपोर्ट दिखाते हैं। सबसे पहले महागठबंधन का रिजल्ट आप चेक कर लें। हालांकि अभी सारी सीटों के नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट और अंतिम रुझानों के मुताबिक एनडीए को 203 सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी 2020 के मुकाबले 78 सीटें ज्यादा। महागठबंधन सिर्फ 34 सीटों पर सिमट गया है। हालांकि एक आध जो अंक हैं वो लगातार फेरबदल भी उसमें हो रहे हैं। महागठबंधन 34 से 35 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर सीधे 76 सीटों का नुकसान हो गया, यानी लगभग उतनी ही सीटें लूज की हैं जितनी एनडीए ने यहां पर जाकर गेन कर ली। अब दोनों गठबंधनों की पार्टी वाइज परफॉर्मेंस भी देखिए। पहले एनडीए की बात करते हैं। बीजेपी ने 90 सीटें जीती हैं, जो पिछली बार के मुकाबले 16 सीटें ज़्यादा हैं। जेडीयू ने पिछली बार के मुकाबले 42 सीटें ज़्यादा जीती, उसका स्कोर 85 का है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास ने 19 सीटें जीती, जो पिछली बार के मुकाबले सिर्फ एक सीट थी, 18 सीटों का गेन। जीतन राम मांझी की पार्टी हमने भी 5 सीटें हासिल की हैं, यानी पिछली बार से एक सीट ज़्यादा, और आरएलएम को 4 सीटें मिली हैं। अब महागठबंधन ने इतनी कमज़ोर परफॉर्मेंस दी है तो उसमें शामिल पार्टियों की परफॉर्मेंस भी कोई बेहतर तो हो नहीं सकती। पिछली बार के मुकाबले इस बार आरजेडी ने 51 सीटें गंवा दी, 24 सीटों पर सिमट कर आ गई। कांग्रेस की भी 13 सीटें घट गई, उसे सिर्फ 6 सीटों पर जीत मिली है। डिप्टी सीएम कैंडिडेट मुकेश सहनी अपनी वीआईपी पार्टी को एक भी सीट नहीं जिता पाए। पिछली बार जीती चारों सीटें हार गए। और लेफ्ट पार्टियां भी 16 सीटों से सिमटकर सीधे 3 सीटों पर आ गई। मतलब आप देखिए कि बिहार की जनता ने इस बार कैसे महागठबंधन को चारों खाने चित कर दिया और एनडीए को जबरदस्त वोट दिलाए हैं। बीजेपी की स्ट्राइक रेट 89% की है। जेडीयू की स्ट्राइक रेट 84% की है। चिराग पासवान की पार्टी ने भी 65% के स्ट्राइक रेट से 19 सीटें जीत ली। जीतन राम मांझी की पार्टी हमने भी 83% से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से सीटें जीत ली हैं। यानी एनडीए के सभी दलों ने फर्स्ट डिवीजन से चुनावी एग्जाम पास कर लिया, लेकिन महागठबंधन तो पासिंग परसेंटेज से भी पीछे रह गया, यानी कि वहां तक भी वो नहीं पहुंच पाया। आरजेडी की स्ट्राइक रेट सिर्फ 16.78% रही। कांग्रेस की स्ट्राइक रेट तो डबल डिजिट भी क्रॉस नहीं कर पाई, 9.84% पर ही अटक गई। वीआईपी पार्टी का तो डब्बा ही गोल हो गया, सीट 0 तो स्ट्राइक रेट भी 0 ही रहा। लेफ्ट पार्टियां भी 9% के स्ट्राइक रेट से 3 सीटें जीत पाई हैं। और ये जो एनडीए का गर्दा उड़ा है, इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूँ। प्रदीप भंडारी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। अभिषेक झा जी आप प्रवक्ता जेडीयू के जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी प्रवक्ता एलजेपीआर के हमारे साथ हैं। डॉली शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप भंडारी जी, बधाइयों के साथ आपसे शुरुआत करते हुए, लगातार चर्चा आपसे होती रही है बिहार चुनाव के दौरान, लेकिन इतना गर्दा उड़ा देगा एनडीए, इसकी कल्पना तो आप लोगों ने भी नहीं की थी।
बीजेपी के नेताओं से बात करो, वो 160 से 170 की बात करते थे और देखिए कहां आंकड़ा जाकर पहुंचा 202। देखिए चित्रा जी, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास और प्रो गवर्नेंस की जीत है। और जब जनता देती है तो कहते हैं कि छप्पड़ फाड़ के समर्थन देती है। 2014, 19, 24 हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में हमेशा प्रो इनकम्बेंसी एक हैबिट हो चुकी है। और जितने भी लोग आंकड़े का बात करते, मुझे याद है कई लोग कांटे की टक्कर की बात कर रहे थे, आज उन सबको भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि बिहार के साथ उन्होंने कितना बड़ा अन्याय करा, ये कहते हुए कि भाई सिर्फ जाति के आधार पर बिहार वोट करता है। आज सच्चाई की बात यह है कि बिहार की न्यू एमवाई महिला और युवा ने अक्रॉस कास्ट लाइंस डेवलपमेंट के लिए वोट किया है। और आज बिहार ने यह भी बता दिया है देश को कि अगर कोई किसी की संस्कृति का अपमान करेगा तो देश और पूरा का पूरा राज्य एकजुट होगा। जब छठी मैया का अपमान किया गया था, उसके बाद इतना घमंड विपक्ष के अंदर था कि उन्होंने एक भी बार राहुल गांधी या किसी ने भी माफी नहीं मांगी। तो आज बिहार की महिलाओं ने कह दिया कि संस्कृति उनके लिए सर्वोपरि है। साथ में चित्रा जी, इससे बात बिहार तक नहीं, आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट है, देश आपको सुनता है। 2014 के बाद से सबसे ज्यादा रिपीटेड सरकारें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में हुई है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा या बिहार। तो हमेशा आप अगर करेंगे कि एनालिसिस ये होता है कि देश की जनता अलग अलग राज्यों में मोदी जी को और बड़े मैंडेट के साथ लाती है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने कभी भी 2 टर्म्स की सरकार नहीं दी है, 10 साल भी कोई भी स्टेट में आई है नहीं आई है। क्यों? क्योंकि आज देश की जनता कांग्रेस पार्टी को एक माओवादी और मुस्लिम लीग का फ्रंट देखती है। इसीलिए वो ऐसे मुद्दे उठाती है जो लोकतंत्र को कमजोर करता है। करोड़ों बिहार के मतदाता निकले, आप बिहार की राजनीति को इतने समय से कवर कर रही है। पहला ऐसा चुनाव हुआ जहां पे कोई भी रीपोलिंग नहीं हुई, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी जो है पूरी की पूरी चुनाव प्रणाली के ऊपर सवाल उठा रही है। तो मेरा मानना यह है कि आज बात पॉलिटिकल ऑपोजिशन की नहीं है, ये देश की जनता देशभक्त जनता है चित्रा जी। और बिहार लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की जननी है। उन्होंने राष्ट्र विरोधी और लोकतंत्र विरोधी कांग्रेस को करारा तमाचा। मोदी ने एमएमसी कहा है कांग्रेस पार्टी को, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन जल्दी से एक टिप्पणी ले लेती हूँ मृत्युंजय तिवारी जी की। मृत्युंजय तिवारी जी, ये लालटेन किसने बुझा दिया? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान लगातार टिप्पणी करते थे कि एलईडी के जमाने में वैसे भी लालटेन की जरूरत है नहीं, और लालटेन जो आपकी जल भी रही थी, ऐसा लग रहा है सहयोगियों के साथ मिलकर उसको भी बुझा दिया गया। नहीं बुझा है। ये ठीक है कि लोकतंत्र में हार और जीत होती रहती है। बीजेपी भी कभी 2 की संख्या में थी पार्लियामेंट में। आज हमारे बीजेपी के भाई बहुत इतरा रहे हैं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। और ये हार क्यों हुई है, इसकी समीक्षा होगी, इनके कारणों को जानेंगे, समझेंगे। वोट जनता ने दिए बदलाव के लिए। जनता बहुत उम्मीद के साथ, आशा के साथ तेजस्वी जी की ओर देख रही थी और महागठबंधन की सरकार बनाना चाह रही थी। हम लोगों को पूरा भरोसा, उम्मीद था कि जनता का आशीर्वाद महागठबंधन को मिलने जा रहा है। लेकिन ये परिणाम जो सामने आए हैं, ये अचंभित करने वाले हैं। अब किन कारणों से आए हैं, क्यों आए हैं, इसकी समीक्षा की जा रही है। अब जब पूरी समीक्षा हो जाएगी, इसका मंथन हो जाएगा, तब बताया जाएगा कि क्या है। लोकतंत्र में अगर किसी को भी जीत मिलती है, उसको इतराना नहीं चाहिए। किसी को हार मिलती है, उसको घबराना नहीं चाहिए। हम जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेकर के गए थे। जनता ने क्यों इस तरह का मैंडेट दिया है, ये सोचनीय है। ये इस पर विचार हमारा पार्टी का नेतृत्व करेगी। हम जनता जनार्दन को सैल्यूट करते हैं। लोकतंत्र को यहाँ बिहार की जननी, लोकतंत्र को यहाँ सशक्त जिस तरह से किया, वोट प्रतिशत बढ़ा। हम लोगों को उम्मीद था कि तेजस्वी जी ने जो एजेंडा, जो मुद्दा जनता के बीच रखा था, बिहार के हित की, बार बार एनडीए की ओर से निशाना साधा गया और आज पीएम ने कहा कि जंगल राज अब कभी वापस नहीं आएगा बिहार में। मैं सीधे अभिषेक झा जी का रुख कर लेती हूँ। अभिषेक झा जी, मृत्युंजय तिवारी जी को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे इतना इतराना नहीं चाहिए जीत पर, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद आगे जीत है। लेकिन इनकी आगे की कोई जीत सुनिश्चित नहीं है। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व को
बुरी तरीके से जनता ने नकार दिया है और जो फैक्ट हैं वो फैक्ट हैं। और रही बात इतराने की, तो चित्रा जी, हम लगातार डिबेट शोज कर रहे हैं, आपको याद होगा यही हमारे आरजेडी के साथी कितना दम भरते थे, आरजेडी पहले नंबर की पार्टी है और हमसे कहते थे कि जदयू तीसरे नंबर की पार्टी है। तब इतराना नहीं चाहिए था, घमंड नहीं करना चाहिए था। एक लाइन में इनको डेडिकेट कर देना चाहता हूं कि इनको बड़ा गुमान था, जैसे छत को बड़ा गुमान था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गई। तो कैसे आप राजनीति के फर्श पर आ गए हैं, इस मर्म को भी जरा समझिए तेजस्वी यादव जी। हुआ क्या था चित्रा जी, 2010 वाले परिणाम अभी आपके सामने हैं। 2015 में नीतीश कुमार जी का नेतृत्व और संरक्षण नहीं मिलता तो राष्ट्रीय जनता दल को इतनी सीटें नहीं आती। 2020 में अगर कंफ्यूजन का लाभ नहीं मिलता तो भी सीटें नहीं आती। इन्होंने समझ लिया कि इनका जनाधार इतना व्यापक है। इस बार क्या हुआ, एनडीए की सभी पार्टियों ने एक साथ समन्वय के साथ चुनाव लड़ा और जनता ने भरपूर जनादेश दिया और नतीजा आपके सामने है। खैर, आज ये सब डिस्कस करने का दिन नहीं है, आज का दिन ऐतिहासिक है, फैसला जनता का अद्भुत है और हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं सम्मानित मतदाता मालिकों को, बिहार के लोगों को, जिन लोगों ने हमको इतना प्रचंड मैंडेट दिया। आभार प्रकट करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और सबसे ज्यादा हमारे नेता, करिश्माई व्यक्तित्व के धनी, बिहार के लाल आदरणीय नीतीश कुमार जी का, जिनके चेहरे पर 20 वर्षों के बाद फिर से एक बार जनता ने लगातार मुहर लगाई है और आज भी प्रचंड बहुमत दिया है। ये हमारे लिए ऐतिहासिक है, ये सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, ये अपने आप में ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है क्योंकि 20 सालों से अगर एक ही चेहरा बिहार में हो और वो फिर से जीते तो ये कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों के लिए मंथन का विषय है। डॉली शर्मा जी, आप जरा देखिए, कांग्रेस पार्टी 6 पर आ गई, आपका इतना बुरा हाल एनडीए ने कर दिया। चित्रा जी, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हार और जीत चलती रहती है। हमने भारतीय जनता पार्टी को देखा, लगातार ना जाने कितनी हार के बाद इनकी जीत हुई। 2 सांसद थे, ना जाने किस तरीके से कैसे कैसे कर करके यहाँ तक आए और अब जीत हो रही है। बहुत अच्छी बात है। जनता जनार्दन है, जनता का मैंडेट स्वीकार करते हैं हम और इसके साथ साथ जो भी कारण रहे हार के, जो भी चीज़ें रही, उन पर मंथन किया जाएगा, विचार किया जाएगा और विचार करने के बाद जहां बदलाव लाना होगा वहां बदलाव भी लाया जाएगा। अंजना जी, वो चित्रा जी, और उसके साथ साथ एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो वादे इन्होंने किए वो वादे ज़रूर पूरे होने चाहिए। ऐसा ना हो राजस्थान की तरह ना 450 का सिलेंडर मिले, दिल्ली की महिलाएं होली पर इंतज़ार ही करती रह गई। तो ऐसा ना हो चुनावी वादे सिर्फ चुनाव के रह जाए। इस जनता ने इनको जिस तरीके से विश्वास कर कर अपना वोट दिया है, उसी विश्वास पर ही अगले 5 साल काम करें और अगर विपक्ष में हमें डाला तो मजबूत विपक्ष की तरह हम काम करते रहेंगे, जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे और मुझे लगता है यही एक विपक्ष को करना चाहिए। यकीनन जल्दी से मैं एलजेपीआर के धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी की टिप्पणी ले लेती हूँ। मुन्ना जी, 19 सीटों के साथ आपकी पार्टी ने भी कमाल कर दिया है, लेकिन जीत पर बहुत ज़्यादा इतराना नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं विरोधी दल। मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आवाज़ से पता चला कि मेरे भाई मृत्युंजय तिवारी जी ने ये कहा था, डॉली जी ने भी कहा है कि भाई देखिए, ये जनादेश चित्रा जी ये उपदेश है। अब इसको ये लोग अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इतराना नहीं चाहिए, लेकिन आप देखिए कि लगातार राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ताओं के द्वारा जिस तरह से लोगों को मीडिया में एंकरों को डराना, इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा दलित पिछड़ों को डराना, इस तरह के रोज वीडियो वायरल हो रहे थे। इन सब चीज़ों से खुद को बचाना चाहिए तो दूसरे को उपदेश दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल आज ये सरकार बिहार की बनी है और इसमें मृत्युंजय तिवारी जी की भी सरकार बनी है, यहाँ पे डॉली शर्मा जी की भी सरकार बनी है। जो मतदाता उनको भी, उनमें भी अपना भविष्य देखना चाहते हैं, उनके भविष्य की भी चिंता हमारी एनडीए की सरकार, आदरणीय नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी और चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार। आज ही बीजेपी कार्यालय से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये अगला 5 वर्ष बिहार के औद्योगिक विकास की होगी, तो उसमें जितनी भी नौकरियां सृजित होगी, आर्थिक रूप से समृद्धि आएगी, वो सभी लोगों के लिए आएगी। हम लोग कभी इतराने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग तो सबको लेकर के साथ चलते हैं। इसीलिए लगातार और बारंबार ये सरकार अपनी जीत को दोहराते रहती है। मैं बताता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा
कि ये गर्दा उड़ा दिया बिहारियों ने। बिहारियों ने सिर्फ गर्दा नहीं उड़ाया है इस जनादेश में, मैं तो कहता हूं कि इन जो विपक्ष के लोगों का नैरेटिव जो गलत चल रहा था ना, उससे पर्दा उठा दिया है। और ये लोग समझ लिए हैं, अब पूरे देश के लोगों ने समझा कि ये जन सरोकार के मुद्दों को नहीं उठाते हैं विपक्ष के लोग, ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए गलत अपने संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, अपने देश का मान विदेशों में जाकर के खराब करते हैं। इन सब चीजों से बचना चाहिए। जनता के बीच में घूमिए, 15 दिन 20 दिन आकर के और नैरेटिव सेट करके यदि आप चाहेंगे कि बिहार या कई देश के अन्य राज्यों में हम उसको ले लें। यहाँ तक चित्रा जी कि जब 10,000 रुपये समृद्ध करने के लिए बहनों माताओं को दिया गया तो उसको भी इन लोगों ने घूस कहा। इस तरह का अपमान इन्होंने महिलाओं का किया है। ऐसे चीजों से बचिए, सबकी माँ बहन है बिहार। हम तो 5 साल तक 10,000 रुपए समय समय पर आपको देने पड़ेंगे, इस बात से भी आप पीछे नहीं हट सकते। बिहार में एनडीए की जीत का विश्लेषण कई दिन चलेगा। हम जल्दी से आपको बताते हैं फौरी तौर पर जीत के 10 बड़े फैक्टर। पहला, मोदी और नीतीश की जोड़ी, जिनके नाम और काम पर बिहार के वोटरों ने मुहर लगाई। दूसरा, आरजेडी के MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण के जवाब में एनडीए ने ME यानी मुस्लिम और EBC का नया समीकरण तैयार किया। तीसरा फैक्टर, महागठबंधन के खिलाफ नीतीश सरकार का महिला रोजगार दांव सबसे मारक साबित हुआ। 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में एक मुश्त 10-10 हज़ार रुपए डाले गए। एक अनुमान है इनमें से 90% ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। चौथा फैक्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जंगल राज के खिलाफ जो नैरेटिव बनाया उस पर बिहार ने यकीन किया। मोदी ने आरजेडी की तुलना कट्टा सरकार से की थी, वो काम कर गया। पांचवा फैक्टर, नीतीश कुमार का फ्री बिजली का मास्टर स्ट्रोक। हर परिवार के लिए 125 यूनिट फ्री बिजली के ऐलान से एक झटके में बड़ा वोट बैंक उन्होंने तैयार कर लिया। छठा फैक्टर, चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने विधवा और बुजुर्ग पेंशन की राशि बढ़ा दी। 400 रुपए से बढ़ाकर इसे 1100 रुपए कर दिया गया। इसका भी काफ़ी ज़्यादा असर देखना गया। सातवां फैक्टर, एनडीए में बेहतर तालमेल रहा। इसकी जिम्मेदारी खुद अमित शाह ने संभाली। पांचों घटक दलों ने पांडवों की तरह मिलकर चुनाव लड़ा। सभी ने जमकर जी तोड़ मेहनत की। आठवां फैक्टर, एनडीए ने जीत का अजेय जातीय समीकरण तैयार किया। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा इस बार एनडीए में थे। दोनों के साथ पासवान और कुशवाहा वोट लौट आए। नवा फैक्टर, महागठबंधन को एंटी इनकम्बेंसी वोट की उम्मीद थी, लेकिन इसे ओवैसी और प्रशांत किशोर ने डेंट पहुंचाया। 10वां फैक्टर, नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरियों के 35% महिला आरक्षण में डोमिसाइल नीति लागू की। इसने भी विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। और अब 10 पॉइंट में जाने महागठबंधन हारा क्यों उसके अरमानों को पलीता लगा, उसके हार के 10 बड़े फैक्टर क्या हैं। पहला, बिहार के चुनाव में महागठबंधन का वोट चोरी वाला नैरेटिव पूरी तरह से फ्लॉप रहा। दूसरा, तेजस्वी यादव ने हवाई वायदे किए, जिसमें सबसे बड़ा था हर घर सरकारी नौकरी। ये बात लोगों के गले नहीं उतरी। तीसरा, महागठबंधन में तालमेल की साफ कमी थी। गठबंधन में गांठ आखिरी वक्त तक बनी रही। सीट बंटवारे में भी देरी हुई। चौथा फैक्टर, सीट बंटवारे के बावजूद 11 सीटों पर आपसी टकराव हुआ, जिसे दोस्ताना संघर्ष फ्रेंडली फाइट का नाम दिया गया। पांचवा, महागठबंधन पर जंगल राज का अतीत भारी पड़ा। एनडीए की हर रैली में लालू राबड़ी के कुशासन की याद दिलाई गई। छठा, तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा तो घोषित किया गया, लेकिन सुशासन के चेहरे नीतीश के आगे वो 20 साबित हुए, यानी कि नीतीश कुमार का ये फैक्टर सबसे बड़ा रहा। सातवां, आरजेडी के टिकट बंटवारे में जातीय दबदबा दिखा। उसके 1/3 से ज्यादा उम्मीदवार यादव जाति के थे। 52 यादवों को टिकट देने से EBC के गोलबंद होने की पूरी संभावना है। आठवां फैक्टर, तेजस्वी यादव ने चुनाव के दौरान मुस्लिम परस्त वायदे किए, जैसे देश की संसद से पारित वक्फ कानून को डस्टबिन में फेंक देंगे। इससे वोट पोलराइजेशन से इनकार नहीं किया जा सकता। 9वां, तेजस्वी यादव के मुस्लिम वोट में भी सेंधमारी हुई। वैसे करीब 2% वोट झटकने में कामयाब रहे। और 10वां, पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर निजी हमले भी महागठबंधन के लिए घातक साबित हुए। प्रधानमंत्री की मां को गाली और नीतीश को अचेत बताने का उल्टा असर पड़ गया।
हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। प्रदीप भंडारी जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए उसके बाद बाकी लोगों के पास जाएंगे, लेकिन महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये सबसे बड़ा फैक्टर आप लोगों के लिए बन गया, लेकिन अब महिलाएं हमेशा उम्मीद करेंगी कि उनको सशक्त करने के लिए उनकी जेब भरी रहे, इसकी सरकार पूरी व्यवस्था करे। प्रदीप भंडारी जी, सिर्फ 10,000 रुपये डाल देने से अब काम नहीं चलने वाला है। चित्रा जी, मैं थोड़ा सा हमली इसमें डिसएग्री करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि कोई भी वोट कभी भी किसी एक फैक्टर पे नहीं होता है, मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर में होता है। लुभावने वादे तो तेजस्वी यादव ने भी करे थे कि हर घर पे सरकारी नौकरी दे देंगे, महिलाओं को 30,000 रुपये दे देंगे, पर क्यों नहीं उस पर माना गया? क्योंकि आज महिलाएं या बिहार का कोई भी जनमानस ये जानता है कि अगर हम कोई वादा करते हैं तो उसको डिलीवर करते हैं, क्योंकि उसके पीछे क्रेडिबिलिटी है। 2010 की क्रेडिबिलिटी है, 2020 की क्रेडिबिलिटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश भर के अंदर क्रेडिबिलिटी है। तो हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कोई वादा नहीं करते, हम जनता की बेहतरी के लिए वादा करते हैं। पॉजिटिव पॉलिटिक्स में प्रधानमंत्री मोदी जी विश्वास रखते हैं। इसीलिए दिल्ली का उदाहरण मैं आपको दूंगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े वादे करे थे, परंतु तब भी भारतीय जनता पार्टी क्यों जीती? क्योंकि जनता जानती है कि हम लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में विश्वास रखते हैं। नीतीश जी की सरकार के अंदर साइकिल योजना हुई, शराबबंदी हुई, एनडीए सरकार के अंदर मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ, एक्सप्रेसवेज बने, हाईवेज बने। तो मेरा मानना है ये मल्टीट्यूड, हम डेवलपमेंट को एज एनडीए रिप्रेजेंट कर रहे थे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के समय पे के साथ में। वहीं ये लोग जंगल राज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कट्टा कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। पर बड़ी बात मैं कहूंगा चित्रा जी, चुनाव में अगर हार के बाद में कोई इतराता है वो कांग्रेस पार्टी है। वो तो जाके चुनाव आयोग के ऊपर कह रही है कि पूरा का पूरा चुनाव आयोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम तो हार में भी विनम्र रहते हैं और जीत में भी विनम्र होते हैं। जब 2024 के अंदर हम तीसरी बार सत्ता के अंदर आए थे, 60 साल में नहीं आए थे, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 99 सीट मिली थी। कांग्रेस पार्टी ऐसी इतराई जैसे कि उसने सत्ता हासिल कर दी। इस घमंड को देश की जनता ने हरियाणा में तोड़ा, दिल्ली में तोड़ा, महाराष्ट्र में तोड़ा, बिहार में अब तोड़ रही है और आप लिखिएगा 2029 तक तोड़ेगी, क्योंकि अभी भी कांग्रेस नहीं सीखी, वो फ्रंट माओवादी और मुस्लिम लीग की ही है। ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं, डॉली जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन जल्दी से बता दें, बिहार में करारी हार के बाद महागठबंधन में महाशोक की स्थिति है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मुकेश सहनी, किसी के भी बयान अभी तक नहीं आए हैं, सब मंथन में डूबे हुए हैं। सुबह सुबह चुनाव आयोग के खिलाफ माहौल बनाया, लेकिन अभी सभी खामोश हैं। अंदर ही अंदर कमजोर कड़ी ढूंढी जा रही है, पनौती का पता लगाने का काम शुरू हो गया है। जो जानकारी आई है, कुछ सवाल उठ सकते हैं कि क्या आरजेडी की दुर्गति में कांग्रेस भी एक बड़ी वजह है? क्या तेजस्वी ने जितनी मेहनत की उतनी राहुल गांधी ने नहीं की, इस वजह से इस तरह के नतीजे सामने आए? क्या कांग्रेस को साथ लेना और उसे 60 सीटें दे देना आरजेडी को नुकसान पहुंचा गया? क्या कांग्रेस की वजह से तेजस्वी को सीएम प्रोजेक्ट करने में देरी हुई, उससे भी नैरेटिव बना पाने में महागठबंधन को नुकसान हुआ? क्या ऐसा ही नुकसान सनफ, मल्लाह, मुकेश सहनी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करके हुआ, जिन्हें डिप्टी सीएम भी प्रोजेक्ट किया गया और सीटें भी दी गई, लेकिन ना तो वो खुद भी एक सीट जीत पाए और ना ही वोट शिफ्ट करा पाए। इस बार मुकेश सहनी का खाता भी नहीं खुला है। 12 सीटों पर लड़ने वाली वीआईपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम चेहरा घोषित करने वाला दांव भी उल्टा पड़ गया। माना जा रहा है ये फैसला आरजेडी के कोर वोट बैंक माने जाने वाले मुसलमानों को पसंद नहीं आया। और अब बात कांग्रेस की, जिसने 2020 में 70 सीटों पर लड़कर 19 सीटें हासिल की। इस बार कांग्रेस ने बिहार की 61 सीटों पर चुनाव लड़ा। इस बार के नतीजों में कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई। बिहार में राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठाते रहे, लेकिन ये नैरेटिव नहीं बन पाया। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के खींचतान करने और तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने में देरी कराने से भी नुकसान हुआ है। डॉली शर्मा जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। डॉली शर्मा जी, अब तो पूछा जाएगा कि तेजस्वी ने जितनी मेहनत की थी, कांग्रेस पार्टी उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाई, न साथ दे पाई, इस वजह से ये बुरा हश्र हो गया महागठबंधन का। चित्रा जी, प्रदीप जी ने अभी काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कही, तो मैं जवाब देना चाहती हूँ इनका। इनसे मैं पूछना चाहती हूँ, राकेश सिन्हा, प्रोफेसर राकेश सिन्हा, ये जानते होंगे, इन्होंने कहा चुनाव आयोग, हाँ उस बात पर हम कायम हैं। ऐसे हैं कि प्रोफेसर राकेश सिन्हा जब दिल्ली में वोट करने के बाद बिहार में वोट करते हैं तो एसआईआर पर सवाल उठते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं। जब एलजेपी की सांसद दोनों उंगलियों पर निशान लेकर खड़ी होती हैं तो सवाल उठते हैं और उठते रहेंगे।
ये गलत बात नहीं थी, ये बिल्कुल सच बात थी। ब्राजीलियन महिला 25-25 वोट हरियाणा में डालती है, सवाल उठता है और उठाते रहेंगे हम इस सवाल को। न जाने कितनी बग्गियां रेल की बुक होकर वोटिंग हुई, ये सब जानते हैं। लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उस बात पे। तो ये सवाल तो कायम है और ये सवाल कायम रहेगा। हम ज्ञानेश कुमार जी से ये सवाल करते रहेंगे कि आपने प्रोफेसर राकेश सिन्हा और उनके जैसे बहुत सारे लोगों के नाम आखिर एसआईआर करने के बाद भी काटे क्यों नहीं? दिल्ली के बाद वो बिहार में कैसे वोट कर पा रहे हैं? अगर एसआईआर बिल्कुल सही हुआ है, एसआईआर हुआ घुसपैठियों के लिए था, लेकिन घुसपैठियों का तो पता नहीं, लेकिन भाजपा के नेता जरूर कभी दिल्ली में वोट कर, बिहार में वोट, हरियाणा में वोट कर और उसके बाद बिहार में वोट करते पाए गए हैं। ये सच है, ये कोई झूठ नहीं है। इसके प्रमाण भी यही हिंदुस्तान की जनता ने देखे। एक ही व्यक्ति के 20-20 वोटर आईडी कार्ड भी वायरल हुए, ये सबने देखे। तो ये कोई झूठ बात नहीं है। दूसरी बात जो इन्होंने ये कहा, अरे हमारे नेता ने कर्नाटक से लेके हरियाणा तक सबूतों के साथ देश की जनता को दिखाया है और आगे भी दिखाते रहेंगे। चुनाव में हार और जीत चलती रहती है। आपने जो ये सिस्टम हाईजैक करके एक पिच पे जो आप खेल रहे हैं, हम उस बात पर कायम है और कायम रहेंगे। जनता की आप बात करते हैं, जनता आपका दिल्ली का सुशासन देखा है हमने, किस तरीके से जहरीली सांस में हिंदुस्तान की जनता को मरते हुए छोड़कर आप बिहार में सारा का सारा आपने तामझाम लगा दिया। और जो लोग सांसों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर किस तरीके से आपने डंडे बरसा कर छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा और आपने उनको जेलों में डाला। ये भी हिंदुस्तान की जनता ने देखा है। ये भी हिंदुस्तान का सच है कि आज आप जहरीली सांस दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को और हिंदुस्तान की जनता को। ये आपने किया है। जवाब सुनते हैं प्रदीप जी। पहली बात तो डॉली जी, नवंबर 7, 2025 को राकेश सिन्हा जी ने खुद ने स्पेसिफाई कर दिया, उन्होंने ट्विटर पर डाला था कि उनका नाम दिल्ली से ऑलरेडी डिलीट हो चुका है बहुत, और आप जा सकती हो और उसको आप बार बार कहेंगे तो वो डिफॉर्मेशन केस कर देंगे। आज का मुद्दा नहीं है। मैं आज बड़ी बात कहता हूँ, पहली बार बिहार के चुनाव के अंदर चित्रा जी आप इतना ग्राउंड के अंदर आपने रिपोर्टिंग करी है, आपके इतने शोज हमने देखे हैं, वोट बनवा लेंगे या फिर बंगाल में वोट बनवाएंगे? अरे एक काम करिए, एक काम, मेरा निवेदन है आपसे डॉली जी, आप प्लीज कोर्ट में चले जाइए और बिहार का वोट डिलीट करवाकर अब बंगाल में वोट बनवाएंगे। अरे हर चीज मीडिया के लिए मत करा करिए डॉली जी, हर चीज मीडिया के लिए मत करा करिए। खुद के अपने आरोप को सीरियसली लिया करिए। जाइए कोर्ट अगर अपने आरोपों में विश्वास रहता है। मीडिया में बोलने नहीं बोलने से चुनाव नहीं जीते जाते हैं, जनता का समर्थन नहीं जीता जाता है। जनता के लिए काम करना पड़ता है। ये नहीं समझ पाएंगे आप लोग। कोलंबिया में जाके कॉफी बनाएंगे, कोलंबिया में जाके आप कॉफी बनाएंगे, टिम्बकटू घूमेंगे, बैंकॉक घूमेंगे और समझेंगे कि बिहार की जनता आपको समर्थन करेगी। छठी मैया को गाली बकेंगे और कहेंगे कि बिहार की जनता आपको समर्थन करेगी। आज बिहार देख रहा है, आपके घमंड को देख रहा है। और नोट करिएगा डॉली जी, बंगाल के अंदर भी बंगाल तो आपको वापस से जीरो पहुंचाएगी। अरे देश भर से पॉलिटिकल फ्रिंज हो चुकी है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस आ रही, दिल्ली के अंदर 0 सीटें आपकी आई, बिहार के अंदर आप सिंगल डिजिट सीट आई है, 1% मॉडल 25-25 बार हरियाणा में वोट करेगी और हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान का विपक्ष सवाल भी नहीं करेगा आपसे। हद हो गई डॉली जी, हद हो गई डॉली ये जी, सत्य है। आपको जो बोलना बोलिए। कोर्ट के अंदर आपके सभी आरोप झूठे साबित हो गए और आपको लगता है गलत है। राहुल गांधी को कहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में रिजाइन करे जिस चुनाव प्रणाली के साथ में वो जीते। प्रियंका वाड्रा जो न्यूयॉर्क के अंदर बैठी, उनको बोलिए रिजाइन करे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में। तेलंगाना सरकार को बोलिए रिजाइन करे। जब देखो आप लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठाती है। अरे सत्ता को भोगना भी है, सत्ता को भोगेंगे भी, उसी लोकतंत्र की प्रणाली के ऊपर सवाल उठाएंगे। दो उंगलियों पर एलजेपी की सांसद के निशान कैसे आया प्रदीप जी? लोकतंत्र विरोधी हैं, दो उंगलियों पर एलजेपी की सांसद के निशान कैसे आया? वो माओवादी उल्टे हाथ से भी वोट किया और सीधे हाथ से भी वोट किया प्रदीप जी। वो भी गई। अरे एफआईआर काहे नहीं करी? अरे डॉली जी अगर की थी कांग्रेस के हजारों बूथ लेवल एजेंट ने काहे जाके कंप्लेन करी? कभी हरियाणा में वोट डालने वाले बिहार में वोट डाल रहे हैं, 0 रीपोलिंग हुई है। दिल्ली में वोट डालने वाले बिहार में वोट डाल रहे हैं प्रदीप जी। अब वही बंगाल में भी वोट डालेंगे, फिर उत्तर प्रदेश में भी डालेंगे और फिर तमिलनाडु में जाएंगे वोट करने। आप लोग जो राहुल गांधी के करीबी नेता है ना, आप राहुल गांधी को ऐसे ही चढ़ाते रहिए। आपका बूथ लेवल एजेंट 0 कंप्लेन करके बता रहा है कि आपके नेता, आपकी लीडरशिप में आपके बूथ लेवल एजेंट को भी विश्वास नहीं
अब तो रिजल्ट आ गया, तू मैं से बाहर निकलते हुए डेट पूछ लेते हैं अभिषेक झा जी। समझिए, आईना देखिए, मुख्यमंत्री का शपथ कब होगा, क्या होगी तारीख? धूल आपके चेहरे पे, आईना मत साफ करिए। इस पर तो वही लाइन समझ में आती है कि दिले बेकरार का मजा लीजिए और थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अब तो जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया है और हमारे नेता के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। अभी तो सभी जगहों से सुखद खबरें आ रही हैं। जिस तरह आपने पहले देखा है कि एनडीए में समन्वय के साथ सभी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक उसी तरह से सारे आगे के भी कार्यक्रम निर्धारित रूप से हो जाएंगे और आप तक पूरी जानकारी पहुंच ही जाएगी। तो अब तो फॉर्मेलिटीज़ बची हुई हैं, जनता ने जनादेश दिया है और हमें लगता है कि जनादेश के साथ साथ एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी जवाबदेही है, कैसे बिहार को विकास के पथ पर और अग्रसर कर सकें। और हमें खुशी इस बात की भी है चित्रा जी, मैं एक बात अपने मन से आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जेडीयू के कार्यकर्ता के रूप में साझा करना चाहता हूँ। आपको याद होगा हर कोई एक स्क्रिप्ट गढ़ने में लगा था कि अब तो नीतीश कुमार जी की राजनीति ढलान पर है, जदयू की राजनीति ढलान पर है, पार्टी टूट रही है, अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट्स होती थी। लेकिन आपने देखा है कि जब भी नीतीश कुमार जी पर कोई व्यक्तिगत आक्षेप लगते हैं, बिहार की जनता उनको इतनी ताकत देती है कि फिर राजनीतिक रूप से एक नए स्वरूप में मजबूत होकर वो उभर कर आते हैं। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। बड़ी खबर है, बिहार के नतीजों पर राहुल गांधी ने पोस्ट कर ये कहा है कि बिहार का ये परिणाम चौंकाने वाला है। राहुल गांधी का पहला बयान आया है, उन्होंने कहा है कि ये परिणाम चौंकाने वाला है। चुनाव शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था, लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है, लोकतंत्र को बचाने के प्रयासों को हम प्रभावी बनाएंगे। राहुल गांधी ये कह रहे हैं चुनाव शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। प्रदीप भंडारी जी, देखिए, हम तो शुरुआत से ही कहते हुए आ रहे हैं कि राहुल गांधी एक लोकतंत्र विरोधी व्यक्ति हैं। इन्होंने यही राग जो है वो हरियाणा के बाद में भी कहा था। कोर्ट में गए थे, एक इनका क्लेम नहीं हुआ। एसआईआर पे 0 क्लेम कोर्ट के अंदर, महाराष्ट्र पे 0 क्लेम कोर्ट के अंदर। ये जितना इनको लगता है अगर निष्पक्ष नहीं था कोर्ट में चले जाएं। ये अपनी गद्दी को कांग्रेस के अंदर बचाने के लिए बार बार लोकतंत्र के ऊपर प्रहार करते हैं। अगर इनके आरोपों के अंदर 1% भी सच्चाई है, याद करिए जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, इनसे पूछा था आप कोर्ट क्यों नहीं जाते, बोलते मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जैसे रफाल में कोर्ट ने इनका झूठ एक्सपोज करा, जैसे मद्रास हाई कोर्ट ने इनका झूठ एक्सपोज किया, वापस से इनका झूठ एक्सपोज होगा। राहुल गांधी जितने ट्वीट्स करना है करे। आज हर देश का नागरिक जान चुका है कि राहुल गांधी चुनाव इसलिए हारते हैं क्योंकि राहुल गांधी ज्यादा समय विदेशों में बिताते हैं, देश के खिलाफ बोलने में ज्यादा बिताते हैं, ना कि देश की जनता की सेवा करने में। और अगर इनको लगता है कि निष्पक्ष नहीं था, कोर्ट चले जाएं और अपने आरोपों को प्रूफ कर दे। डॉली शर्मा क्या कोर्ट जाएंगी? क्या राहुल गांधी कोर्ट जाएंगे? नहीं जाएंगे। डॉली जी, जवाब इस पर। चित्रा जी, राहुल गांधी जी इस देश की जनता की बात करते हैं। अग्निवीर की अगर बात की तो वो इस देश की जनता की बात की, अगर नीट पेपर लीक की बात की तो इस जनता की बात की, अगर किसान के हक की बात की, काले कानूनों पर उन्होंने लगातार बात की तो इस देश की जनता की बात की, अगर मणिपुर की बात की तो इस देश की महिलाओं की बात की राहुल गांधी जी ने। कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगर पैदल चले तो इस देश की जनता के लिए चले। तो प्रदीप भंडारी जी, पहले तो आप जो भी बोले वो सोच समझ कर बोले। हमारे नेता बड़े बड़े उद्योगपतियों के चरण वंदन नहीं करते, वो इस देश की जनता की, आम जनता की बात करते हैं। हाँ, हम विपक्ष में हैं, हम विपक्ष में हैं और आज विपक्ष में रहकर मजबूती से इस देश की जनता की आवाज उठाएंगे और उठाते रहेंगे। आप कोर्ट के आप लोग तो नवाज शरीफ के यहाँ बिना बुलाए बिरयानी खाकर आते हैं। प्रदीप भंडारी, अरे नवाज शरीफ को भड़काकर नेपाल जैसे हालत करने का प्रयास करिए। आप एक काम करिए, चेक करिए आपके व्हाट्सएप पे आया होगा राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस से एक मैसेज। मत बोलिए, आप लोग देश में डेमोक्रेटिक डेफिसिट क्रिएट करना चाहती है। डॉली जी, परिवारवादी अगर लोकतंत्र के अंदर ये नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं लोकतंत्र खत्म हुआ। लोकतंत्र राहुल से शुरू नहीं, राहुल पे अंत नहीं होता। परिवारवाद के खिलाफ लोकतंत्र ने वोट किया है। चुनाव के अलावा और कुछ है नहीं आपके पास। दिल्ली का क्या हाल है, जिम्मेदारी लीजिए। डॉली जी, पहलगाम हो गया, पुलवामा हो गया, आप तो भी चले जाएंगे विदेश, लेकिन विदेश। ये ट्वीट भी सुनिए, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की बैटिंग कर रहे थे, करारा जवाब मिला कि नहीं मिला? रेड फोर्ट ब्लास्ट के अंदर सभी एक्यूज को पकड़ा, आप तो जाके आतंकियों के साथ खड़े। आज कांग्रेस
माओवादी और कांग्रेस पार्टी माओवादी और मुसलमान मुस्लिम लीग का फ्रंट बन चुकी है। वापस से आप रिजेक्ट होंगी, असम में आप हारेंगी, बंगाल में आप हारेंगी, क्योंकि देश की जनता आपका लोकतंत्र विरोधी नीयत को लोकतंत्र विरोधी रवैये पे करारा जवाब देगी। महिलाओं को उन्हें सम्मान दीजिए, महंगाई से निजात दीजिए। लारेब अकरम जी प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले धीरेन्द्र मुन्ना से एक सवाल। धीरेन्द्र मुन्ना जी, राहुल गांधी कह रहे हैं शुरू से ही चुनाव निष्पक्ष नहीं था, आंकड़े रिजल्ट चौंकाने वाले हैं। चित्रा जी, रामचरितमानस में लिखा है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान चीज है, जब अपने पर आती है बात, यही बिहार की धरती पर आए तो खुद को उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें जननायक बता दिया। ईबीसी नेता भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को जो मिला सम्मान है, उसको ऐसे करके लोग ले रहे हैं। उससे ये हार का बहुत बड़ा कारण है, इसको शायद आप लोग भूल गई होंगे। और जिस तरह से एक दूसरे को कोई जननायक, कोई लोकनायक बनते जा रहे हैं। दलितों की ईबीसी की तो पत्रकारों में खोजते थे कि तुम कौन हो, ईबीसी हो क्या? लेकिन जब ईबीसी को सम्मान की बात हुई तो वो खुद लेने लगे। जब लोकसभा में आप याद करिए कि अध्यक्ष बनाने की बात थी तो किसी दलित को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि उसमें हार होनी थी उनकी। लेकिन जब एलओपी बनने की बारी आई तो क्यों नहीं किसी दलित सांसद को आगे बढ़ा दिया? तो ये एक एक चीज यहाँ के लोग देखते हैं। आप कमजोर को कमजोर करके कभी मजबूत नहीं हो सकते हैं। और जिस तरह से देखिए कि मोदी जी के, आदरणीय मोदी जी के माता जी के बारे में अब शब्द कहा गया, आदरणीय चिराग पासवान जी दलित समाज से, उनकी माता जी के लिए अब शब्द बोला गया। तो इस तरह के करनी को कर करके, और आप चाहिएगा कि हम मजबूती से सरकार में आ जाए, लोगों की भलाई कर दें, ये तो लोग देखते हैं ना नजदीक से। पहले लोगों का सम्मान करना सीखिए, और जैसे ही लोग समझेंगे कि आप उनकी रक्षा कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, लोग आपको भी एक्सेप्ट करेंगे। क्या कारण है? भारत रत्न तो आप खुद ले रहे थे, उस समय तो न खाता न बही था, जो गांधी बोले वही सही। दो प्रधानमंत्री खुद भारत रत्न ले लिए। अब एक जननायक बनने बचे हुए थे, उसको भी लेने का इन लोगों ने प्रयास किया। उन लोगों को लगा कि अगर गलती से भी सत्ता में ये लोग आ गए ना, तो ये तो जंगल राज वाले लोग हैं, ये जननायक भी चुरा लेंगे और फिर कर्पूरी जी वही। लारेब अकरम जी से इसका मैं जवाब ले लेती हूँ। लारेब अकरम जी, आपने अपने ऊपर आरोप सुन लिए, उस पर जवाब आपका। बहुत शुक्रिया चित्रा आपका, और सभी लोगों का, धीरेन्द्र जी मुन्ना का, भंडारी जी का, जदयू के प्रवक्ता, आप सबको बहुत बधाई। आपको जनमत मिला है और बिहार की जनता ने जो जनमत दिया है उस सभी का सम्मान है, उसका इस्तेमाल करता हूं। और जो रिजल्ट आए हैं वो अपेक्षा के अनुकूल नहीं है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। हम लोग ग्राउंड पर जो उम्मीद लगाए हुए थे, जिस तरह से लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिस तरह से वोट हो रहा था, जिस तरह से मुद्दे फ्लो हो रहे थे, कहीं ना कहीं परिणाम उसके अनुरूप नहीं है। हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे, हम लोग इसकी एनालिसिस करके आपके सामने आएंगे। क्या वजह रही, कहाँ हमें नुकसान हुआ, क्यों हुआ, कितनी मशीनरी काम आई, क्या चला क्या नहीं चला। थोड़ा सा ये अभी बहुत अर्ली होगा कुछ भी किसी भी नतीजे पर पहुंचना, लेकिन जो लोग सत्ता में आए हैं मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि जो वादा किया वो पूरा करेंगे। और हम लोग अपनी तरफ से बिहार के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार वासियों के लिए लगातार सड़क पे संघर्ष करते आपको दिखेंगे। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा और यकीनन उससे बच नहीं सकती है एनडीए। जितने भी वादे किए गए हैं सब पूरा करना ही पड़ेगा। हाँ, जल्दी से बोले प्रदीप जी, बोलिए। चित्रा जी, मुझे किसी दर्शक ने इस वक्त व्हाट्सएप करा है, मेरे सामने टीवी नहीं है, कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने क्या अगर बीच डिबेट के बीच में मिडिल फिंगर दिखाई है, अगर ऐसा कांग्रेस की प्रवक्ता ने किया, ये गाली है। और अगर कांग्रेस की प्रवक्ता आज के दिन ऐसा कर रही है, इनको इनके संस्कार मुबारक, परंतु अगर इन्होंने ऐसा किया है तो इनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। मेरे सामने टीवी नहीं है, किसी दर्शक ने मुझे व्हाट्सएप किया है, मैं स्पष्टीकरण चाहना चाहता हूँ। चित्रा जी बिल्कुल नहीं दिखाई, ना ये मेरा आचरण है। मैं आपके साथ बहुत डिबेट्स कर चुकी हूँ। प्रदीप जी, अगर आपको कोई भी ये कह रहा है, गलत कह रहा है, मैं आपके साथ बहुत डिबेट्स पहले कर चुकी हूँ। प्रदीप जी, मैं बहुत डिबेट्स आपके साथ कर चुकी हूँ। ये मत करिए, गलत बात मत बोलिए। मैं ना जाने कितनी डिबेट्स कर चुकी हूँ, मत बोलिए ये बात। ना ये मेरे संस्कार है,
ना ये मेरा आचरण है। इस वक्त एक दर्शक अगर का कोई आपसे WhatsApp कह आया रहा था। है तो गलत कह रहा है। व्हाट्सएप आप नहीं, अगर कोई भी दर्शक कह रहा है तो गलत कह रहा है। दर्शक इस वक्त व्हाट्सएप कर रहे चित्रा हैं। जी, आज ये साबित बिल्कुल गलत बात है और ये मैं नहीं लूंगी। डॉली जी, ये मेरे सम्मान की बात है, ये मैं बिल्कुल नहीं लूंगी क्योंकि मैं ऐसी डिबेट्स नहीं करती हूँ। चित्रा जी, ना मैं कभी किसी एंकर पे कटाक्ष करती हूँ, ना मैं किसी प्रवक्ता पर कटाक्ष करती हूँ। अब इससे आगे बढ़ते हैं। मैंने भी नहीं देखा, आपको दर्शक ने भेजा है, मैंने भी नहीं देखा जिस तरह का कमाल का प्रदर्शन दोनों पार्टियों ने मिलकर किया है अपने 5 पांडवों के साथ। लेकिन इन सब के बीच बिहार में महागठबंधन के बाद अगर किसी ने सबसे बड़ा झटका खाया है तो वो है प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज। बिहार को नए किस्म की राजनीति देने का दावा करते हुए प्रशांत किशोर 3 साल से पूरे बिहार को पैदल नाप रहे थे, लेकिन पहले ही चुनाव में बिहार के वोटर ने जनसुराज को ऐसा नापा कि एक भी सीट उन्हें नहीं दी। पीके ने कहा था वो अर्श पर रहेंगे या फर्श पर रहेंगे। बिहार ने उनके बातों का मान रखा और उन्हें फर्श पर ही रखा। खुद को सबसे बड़ा इलेक्शन मैनेजर बनाने वाले, कई सरकारें बनवाने का दावा करने वाले पीके अपने होम स्टेट में 0 पर लुढ़क गए। सोशल मीडिया पर आज उनकी खूब मौज ली जा रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है। सीमांचल में प्रशांत किशोर का मुस्लिम कार्ड भी नहीं चला। खुद पीके के गृह जिले की करघर सीट पर जनसुराज पार्टी हार गई। जनसुराज पार्टी 238 सीटों पर लड़ी, एक भी सीट जीत नहीं पाई। 98% सीटों पर जनसुराज की जमानत जब्त हो गई। जनसुराज को 2% वोट मिले, 20 सीटों पर नोटा से भी कम। हार तो मिली ही, लेकिन कुछ सवाल भी हैं जो बतौर चुनाव रणनीतिकार अब प्रशांत किशोर का कई दिनों तक पीछा करेंगे। 18 अक्टूबर को जब मैंने पीके का इंटरव्यू किया था, जिसमें वो लिख कर देने को तैयार थे कि जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। अगर जदयू 25 सीट लाती है तो हम राजनीति छोड़ देंगे। आपने नहीं आएगा, आप चिंता मत कीजिए। जैसे भाजपा को बंगाल में 100 सीट नहीं आया और हमको संन्यास नहीं लेना पड़ा, वैसे जदयू को बिहार में 25 सीट नहीं आएगा। इसके बाद एक और इंटरव्यू में पीके ने दावा किया था जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें आई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। अभी राजनीति की शुरुआत पारी में उनका खाता भी नहीं खोला है। ऐसे में पीके की ओर से अब क्या बयान आता है अपनी इस बुरी हार पर, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। और अब आज का जनहित मंत्र, समय अजेय है, जो समय को पहचान लेता है वही विजय को पहचान लेता है। यही बात खेल के मैदान में भी लागू होती है और राजनीति में भी।